नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट में। और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की ट्रेन और ये कौन से स्टेशन पे जा चुकी है? 2019 वाले पे। तो हम पहुंच चुके हैं 2019 के पेपर तक। 2023 तक के हम एक पेपर कराएंगे। अब बचेंगे हमारे पास कौन सा? 20, 21, 22, 23 5 पेपर बचेंगे आज के बाद। तो 2019 का पेपर देखते हैं, ठीक है। और आप जो है अगर देखते हो तो कमेंट किया करो, है ना। और जो क्वेश्चन में आपको लगा कर कि इससे याद होता है ना, याद होता है जब आप खुद से सर्च करते हो कुछ चीज़ों को, है ना। और जो करंट अफेयर्स का करा रहा हूँ वो भी देख लिया करो। फ़ायदे की चीज़ें, नहीं फ़ायदे की चीज़ें तो शॉर्ट्स देखो भाई। चलो कोई नहीं, किसी को भी आप ज़ोर ज़बरदस्ती करके कोई काम नहीं करा सकते हो। आज़ादी, हमको चाहिए आज़ादी। और आज़ादी कैसी? जो हम अपनी मर्ज़ी से चीज़ें कर सके। तो अपनी मर्ज़ी से देखो, अपनी मर्ज़ी से पढ़ो। पर ठीक है, अच्छी चीज़ों में सलाह मान लेनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्न रोग हो जाता है। अगर आप चावल खाते हो और अगर वो पॉलिश किए हुए चावल हैं तो आपको रोग हो जाएगा बेरी। इसका मतलब क्या है? अगर पॉलिश हुए चावल हैं तो उसमें पोषक तत्व नष्ट हो जाएंगे। अगर पोषक तत्व नष्ट हो जाएंगे तो बेरी इसलिए हो रहा है क्योंकि विटामिन बी नष्ट हो जाता होगा, है ना। विटामिन बी नष्ट हो जाता होगा और प्रोटीन, फाइबर, ये सब थोड़ा नष्ट हो जाते हैं, है ना। इसलिए जो है जब पॉलिश किए हुए चावल होते हैं तो उसमें स्टार्च से ज़्यादा कुछ होता नहीं है फिर, है। उसमें स्टार्च से ज़्यादा कुछ होता नहीं है। वैसे चावल मुझे तो पसंद है नहीं, पर्सनल बता रहा हूँ। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आप देखो, विटामिन वाले क्वेश्चन तो आते ही आते हैं यार। विटामिन वाला चैप्टर सही से पढ़ो। जब आपको पता है कि यहाँ से क्वेश्चन पिक होंगे ही, उसके बाद रोना नहीं है फिर कि यार मतलब इतने से रह गए, उतने से रह गए और या क्वेश्चन गलत हो गया। तो जब मालूम है टॉपिक के यहाँ से क्वेश्चन आना है तो सही से कर लो। विटामिन B6, विटामिन B2, विटामिन ई और विटामिन के, ये थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा है कि इसके प्रचुर स्रोत क्या हैं। विटामिन B6 धान की चोकर से मिलता है। B2 कॉड यकृत से मिलता है क्या? विटामिन ई गेहूं के अंकुरित तेल से मिलता है। विटामिन के अल्फा अल्फा से मिलता है। तो इसका जो आंसर है वो ये है, क्योंकि ये गलत है। विटामिन B2 कॉड और यकृत तेल से नहीं मिलता, है ना। विटामिन B2 आपको हरी सब्जियों से मिलता है। विटामिन B2 आपको हरी सब्जियों से मिलता है। और इसके नाम मैंने बी वाले के नाम आपको रटाए थे 1 to 5 से। मैंने नंबर इस तरीके से याद किया था 3, 6, 7, है ना। ये थाराई पेंटो नियापाई बाओ के तरीके से। राई आगे तो राइबोफ्लाविन है, तो B2 राइबोफ्लाविन इसका जो साइंटिफिक नेम है। विटामिन B2 जो मिलता है वो हरी सब्जियों में मिलता है। किसमें? हरी सब्जियों में। तो खाओ हरी सब्जी दबा करके, ठीक है ना। अच्छा, कॉड और यकृत तेल है, ये किसका सोर्स है फिर? ये आपका विटामिन ए का और विटामिन डी का सोर्स है, ठीक है। बाकी विटामिन B6 धान की चोकर से मिल जाएगा, राइस ब्रेन। विटामिन ई आपको गेहूँ के अंकुर तेल से, अल्फा अल्फा से विटामिन के, ठीक है ना। चलिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन ए, दूसरे कारण आर, ठीक है। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते। चलो मान लिया हमने। मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्वों का ही संश्लेषण करता है। भैया, जब अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्वों का वो संश्लेषण कर लेता तो फिर हमें बाहर से इतनी चीज़ें खाने की ज़रूरत क्या पड़ती? पनीर खा रहे हैं प्रोटीन के लिए, हैं, दाल वगैरह खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं। अनिवार्य पोषक तत्वों का संश्लेषण नहीं करता है, पहली बात सही है, ए सही है, आर गलत है, ठीक है ना। चलिए, सूची 1, सूची 2। सूची 1 में क्या दे रखा है? केवलार, टैक्सोल, जिंक फॉस्फाइड, नाइट्रोसेलुलोज। और ये आपको दे रखे कि ये क्या है, केवलार क्या है, टैक्सोल क्या है, ठीक है ना। तो मैच करने हैं आपको। केवलार क्या है? केवलार एक संश्लेषित रेशा है, जैसे रेयॉन फाइबर है वैसे ही ये भी है। तो जैसे ही आप ए का 2 से मिलाओगे तो आंसर शायद आपको मिल जाएगा बी, है ना। फिर टैक्सोल क्या है आपका? कैंसर रोधी दवा। जिंक फॉस्फाइड क्या है? रोडेंटनाशी, ठीक है ना। और नाइट्रोसेलुलोज है आपका विस्फोटक। साइंस के क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। साइंस के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, आप उनके क्वेश्चन सारे ढंग से तैयार कर लो, है ना। चलिए, निम्नलिखित में से किस वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है? कपूर, नेफ्थलीन, शुष्क बर्फ। इस घटना को क्या कहते हैं? मैंने बचपन से हाई स्कूल में खूब पढ़ा है, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्न घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है।
तो ये है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये भी आप सुनते हो, प्रकीर्णन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, विवर्तन क्या होता है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। एंजाइमों के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है, बताइए। वे जैव उत्प्रेरक होते हैं, वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ वे उत्पादित होते हैं। बताइए कौन सा इसमें सही है। तो इसका दोनों आंसर सही है कि ये एंजाइम आपके जैव उत्प्रेरक होते हैं। एंजाइम जो होते हैं ना वो प्रोटीन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं, और जो पूरे शरीर में मौजूद होते हैं लगभग, है ना। और क्या करते हैं फिर ये मेटाबॉलिज्म पर निर्भर करती हैं आपकी। प्रोटीन की प्रकृति कैसी होती है? ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं ये जो जीवित जो कोशिकाएं होती हैं ना उसमें उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो ये इसलिए तो जैव उत्प्रेरक बोल रहे हैं हम इसको, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों सही है। माँ का दुग्ध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्न का अभाव होता है। मतलब संपूर्ण होते हुए भी इसमें कुछ तो कमी रहती है, तो वो कमी है लोह की। इसलिए बोलते हैं कि नवजात शिशु को माँ का दूध 6 महीने तो पिलाना ही चाहिए, उससे ज़्यादा 1-1.5 साल लगभग पिलाए तो, और बच्चे की हेल्थ पे फ़र्क रहता है उससे, है ना, फ़ायदा मिलता है। तो संपूर्ण आहार का प्रदान करता है, लोह की उसमें कमी रहती है, ठीक है ना। अब माँ का दूध जो है उसमें क्या होता होगा ऐसा कि उसमें संपूर्ण आहार होता है। देखो एंटीबॉडीज होते हैं, हार्मोन, प्रतिरोधक कारक है, एंटीऑक्सीडेंट हैं। अरे उसी माँ का ही तो अंश है। बच्चा 9 महीने पेट में रह के आता है तो उस माँ का अंश है वो। उस वातावरण से, उस पूरी बॉडी से वो होता है, क्या कहते हैं, 9 महीने पला बढ़ा है, उन्हीं सेल्स से उसने खाना, भोजन, पानी चला है, वो सब कुछ वहीं हुआ है। तो इसलिए माँ का दूध बहुत ही फायदेमंद होता है। उसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, ये सब क्या है, ये शिशु के बेहतर विकास के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित पदार्थों को उनकी पहली बार प्रयोगशाला संश्लेषण के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मतलब ये 4 दे रखे हैं और ये सब क्या है, संश्लेषित किए गए हैं। किसमें? जैसे केवलार अभी हमने ऊपर देखा था, ये संश्लेषित रहता है। तो इसका टाइम पीरियड पूछा है कि कौन पहले किया गया था और कौन बाद में। तो KGF सुनी है मूवी आपने, KGF। तो इसको KGF को उल्टा कर दो थोड़ा सा, KFG कर लो। KFC वाला वो होता है ना कि बर्गर पिज्ज़ा खाते हो KFC का, तो इसको KFG कर लो इसको तुम, है ना, KFG। तो के नाम से आ गया सबसे पहले कौन सा, केवलार। तो केवलार आपका 1964 में आ गया, ठीक है ना। उसके बाद आपका आ गया एफ से क्या हो गया, फ्लोरीन। तो ये आ गया आपका 1985 में। जी से क्या आ गया आपका, ग्राफीन। जी से क्या आ गया आपका, ग्राफीन। तो ये आ गया आपका 2004 में, ठीक है। और बचा आपका ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड आपका 2019 का है, संश्लेषण जो इनका हुआ है। तो आपको टाइम पीरियड पता चल गया फिर आपको, ठीक है ना। 4, 2, 3, 1 बी ऑप्शन। चलिए, बिब्लियोमेट्री क्या है? बिब्लियोमेट्री क्या है, बताइए क्या है बिब्लियोमेट्री। तो बिब्लियोमेट्री यह है आपका सूचना प्रबंधन उपकरण। क्या है? सूचना प्रबंधन उपकरण, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। गहरी कार्बन वेधशाला DCO के संबंध में, गहरी कार्बन वेधशाला DCO के संबंध में निम्न कथन दे रखे हैं। दोनों कथन पढ़िए आप कि क्या कहते हैं, तो बताइए। चलो पहला ऑप्शन देखते हैं। यह वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है। ये जो अनुसंधान है ये पृथ्वी पर जो कार्बन की भूमिका है उसको आगे बढ़ाने के लिए। क्या ये सही है? हाँ जी ये सही है। यह गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए है। हाँ जी ये सही है। तो ऑप्शन इनके हो गए दोनों। तो ये आपको जो गहरी कार्बन वेधशाला है, डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी, है ना, तो इसके लिए दोनों ही हैं। क्योंकि इसमें क्या हुआ था कि 1000 से अधिक वैज्ञानिकों का 10 वर्षीय वैश्विक सहयोग हुआ था इसमें। और किसके लिए है ये बताइए। तो ये आपको ऊपर मालूम पड़ गया, कार्बन की भूमिका देखेंगे ये पृथ्वी पर, ठीक है। तो इसके दोनों आंसर ठीक हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? जैविक नाइट्रोजन निर्धारण, क्या ये क्वेश्चन आपने प्रीवियस में नहीं पढ़ा? जैविक स्थिरीकरण जो पूछ रहा था तो नील हरित शैवाल, ठीक है ना, जो दाल वाले वगैरह में मिलते हैं, जो दाल दलहनी वाली फसल होती हैं। जो धुआं आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्न की उपस्थिति के कारण होता है। तो धुआं, स्मॉग आपका बनता है किससे? वो स्मॉग बनता है आपका स्मोक प्लस फॉग से। किससे? स्मोक प्लस फॉग।
तो ये आपका नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड से बनता है। अच्छा, अम्ल वर्षा किसकी वजह से होती है बताना आप, आपको आंसर देना है अम्ल वर्षा का। अम्ल वर्षा का कारण क्या है, आंसर बहुत क्वेश्चन बहुत पूछता है उसको भी। श्याम विवर किसे कहते हैं, क्या है श्याम विवर क्या होता है, तो ये है आपका सिमटा हुआ तारा, जो तारा सिमट गया तो किसे कहते हैं, सिमटा गया तारा। इसे ब्लैक होल भी बोलते हैं, है ना। ब्लैक होल होता क्या है, इसका जो है गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक होता है और ये अंतरिक्ष में पाया जाता है। मतलब अंतरिक्ष में एक ऐसा स्थान है जिसका गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक होता है। इवन ये प्रकाश तक को अपने पार नहीं जाने सकता, लगा लो तुम, ठीक है ना। चलिए, तो ये दे रखा है स्टेलर एवोल्यूशन, वाह भाई वाह, ये तो क्रांतिकारी काम कर दे भाई, कभी कभी तो टाइपराइटर जी पूरा बना के दे देते हैं। चलिए, चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो द्वारा किस जियोसिंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया था, बताइए किसका किया गया था, बताइए चंद्रयान 2 के लिए। तो GSLV-M 12 नहीं पूछेगा, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, पूछ भी सकता घुमा करा के, बट मुश्किल ही पूछेगा क्योंकि 2019 में पूछा हुआ है, अब 2024 चल रही है, अब चंद्रयान 3 की बात चल रही है। पूछेगा तो गगनयान में पूछ लेगा, गगनयान बहुत चर्चा में आजकल, क्यों गगनयान, तो उस पर तैयार करो, है ना। जब हमें ये मालूम पड़ जाता है कि साइंटिफिक किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, प्रीवियस का फ़ायदा यही होता है कि आपको इंसाइट जनरेट हो जाती है कि क्वेश्चन किस तरीके से तैयार किए जाएँ, है ना। तो गगनयान पे तैयार करो सही से। निम्न में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है, तो वो होता है आपका रक्त सफ़ेद किसका, तिलचट्टा का। किसका होता है, तिलचट्टा। तो तिलचट्टा का कैसा होता है, रुधिर सफ़ेद होता है तिलचट्टा का। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं, अभी हम ऊपर देखे थे, नील हरित शैवाल BCG, हमने बोला था वहीं दाल, तो दाल है ना। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है, कर दो, तो निम्न में से क्या घटित होता है। कभी नहाए हो ना साबुन लगा करके, तो बचपन में कभी मुंह से वो फुलाए हैं या मुंह से करके फुला देते हो, गुब्बारे उनके फूला बनते हैं, फूला बोलते हो ना, फूला। तो जब किसी साबुन के बुलबुले को, तो बुलबुले बोलते हैं उसको, ठीक है, बुलबुला बनना है बुलबुले, तो क्या घटित होता है, त्रिज्या उनकी बढ़ती है, घटती है, बुलबुले का लोप हो जाता है, तो त्रिज्या उनकी बढ़ती है, वापस क्या आएगा और बड़ा होता जाएगा, तो त्रिज्या तो बढ़ेगी, सिंपल सी बात है, क्यों। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो बताइए, 4 दे रखे हैं और ये क्या है, पहले भी ये इन पे आंसर क्वेश्चन आ रखा है, जैसे रेयान पे क्वेश्चन रेयान पहले आ रखा है, रिपीटेड है ना। तो ऑक्सीटोसिन पहले आ रखा है, एक बार हमने इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको किया हुआ है ऑक्सीटोसिन का, है ना, जो मैंने बोला था कि भैंस वगैरह को तो इंजेक्शन उसका देते हैं, तो हार्मोन है ये एक प्रकार का, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ये सही है। एस्पार्टेम संश्लेषित मधुरक है, बताइए ये सही है। नियोप्रिन आपका विशिष्ट रबड़ है, ये भी सही है। रेयान आपने पहले देखा हुआ है, अगर प्रीवियस क्वेश्चन में, फाइबर है, ये रेसा है, स्टार्च नहीं है, क्या है, रेसा है ये, तो यही गलत हो गया। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का अगर ऑप्शन ये उठाता है तो उसी को गलत कर देता, बाकी 3 नए और दे देता है। तो ये भी ट्रिक समझ रहे हो ना इसकी, पकड़ पा रहे हो ना, कि जब भी अगर ऐसी जगह फंस जाओ और तुम्हें लगे कि कुछ ऐसा आया हुआ है जो हमें पहले पढ़ रखा है, तो उसको तुम गलत मान करके तीनों को सही कर सकते हो। मतलब ये कोई रूल्स नहीं है यूनिवर्सल, बट इससे थोड़ी सी इंसाइट जनरेट हो रही है कि कभी फंस जाओ ऐसा और लगे कि कम क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए हैं, तो ऐसा काम कर सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है, कम से कम पूरे तो धूल में लट्ठी नहीं मारोगे, कुछ तो लॉजिक लगा दोगे उस समय जब नहीं आ रहा होगा तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नहीं है। केस बाल प्रोटीन है, लूता रेशम खुर प्रोटीन है, कपास प्रोटीन नहीं है, इसे सफ़ेद सोना के नाम से जानते हैं कपास को। कपास कैसी मिट्टी में ज़्यादा पैदा होता है, किस एरिया में ज़्यादा होता है, बताओ। थर्मस फ्लास्क थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म और ठंडा रहता है, गर्म पानी गर्म रहता है, ठंडा पानी ठंडा रहता है, क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती, ना ऊष्मा बाहर ना लेना एक ना लेना दो, ठीक है, ना लेना एक ना लेना देना दो, ऐसे कर लेते हैं। तो ना तो ये हानि ऊष्मा की करता है ना प्राप्त करता है। किसके द्वारा संचालित संवहन विकिरण, किसी के द्वारा नहीं, ये भी दोनों, ठीक है ना, कि इसको भी समझाना पड़ेगा क्योंकि कांच का बना होता है। तुमने कभी मतलब उसको इस्तेमाल भी किया होगा बचपन में, थर्मस बोलते थे ना, थर्मस, तो थर्मस की बोतल होती थी, उसमें भरते चाय वगैरह भर लो, पानी गर्म भर लो। और पेरेंट्स लोग होते हैं जो छोटे छोटे बच्चे जिनके होते हैं, वो उनके लिए तो और ज़्यादा ज़रूरत होती है, गर्म पानी की ज़रूरत है तो, या दूध गर्म करके बच्चे के लिए रख लिया उसमें। मानव शरीर में निम्न में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों है, ये दोनों पूछ रहा है,
एक क्वेश्चन शायद हमें बहिस्रावी ग्रंथि का कर चुके हैं, तो आपकी फिर इंसाइट जनरेट हो जाएगी कि जब आप पढ़ोगे तो कैसे क्वेश्चन उसको तैयार करोगे वहाँ से। तो बताइए 22 का आंसर क्या है? तो ये है आपका अग्न्याशय। क्या है? अग्न्याशय। तो ये आपकी बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों ही ग्रंथि है। चलिए, बाकी ये सब आपने देखो थायराइड ग्रंथि के बारे में पहले चर्चा कर रखी है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में, है ना। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? कैल्शियम आप ये 4 देख रहे हो, इनमें से किस में कैल्शियम विद्यमान है? तो इसमें आपको मिलेगा कैल्शियम जिप्सम में। किस में? जिप्सम में। बाकी आप ये देखोगे चीनी मिट्टी, कोरंडम देखोगे तो कोरंडम तो एक खनिज है ना। और टैल्क जो दे रखा है नीचे, टैल्क, तो टैल्क भी एक प्रकार का खनिज है ना, जो मुलायम व साबुन की तरह चिकनी अवस्था में पाया जाता है। इसका रंग सफ़ेद होता है, हरा भी हो सकता है ना। ये मैग्नीशियम का एक अयस्क है, ठीक है ना। और चीनी मिट्टी तो मिट्टी है ही है, मतलब इसका आंसर ये है कि जिप्सम है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो पदार्थ दे रखे हैं इधर, और इधर दे रखा है आपका उपयोग के, इसका क्या उपयोग है। मैं अब सोच रहा था ये सवाल कहाँ चला गया जो हमारा फेवरेट रहा करता था कभी। सिल्वर ब्रोमाइड AgO, सुनो जी, नहीं AgBr। तो सिल्वर ब्रोमाइड किसके उपयोग में आता है? सिल्वर आयोडाइड AgI। आ जाओ तो फिर आज ही लो, वैसे भी वर्षा का मौसम चल रहा है तो आ ही जाएगी। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, ठीक है। तो वजन नहीं है। लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार, दूधिया मैग्नीशिया प्रतिअम्ल। अब बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही है? पहला आंसर इसमें गलत है, क्योंकि AgBr का जो उपयोग किया जाता है ना, वो फोटोग्राफिक इमल्सन के लिए किया जाता है। किसके लिए? फोटोग्राफिक इमल्सन के लिए, कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण के लिए नहीं किया जाता। तो फोटोग्राफिक इमल्सन के लिए AgBr, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए, लिथियम बाइकार्बोनेट का उपयोग हम गठिया के उपचार में कर सकते हैं, दूधिया मैग्नीशिया है प्रतिअम्ल। अब इनको भी याद कर लेना, इनके जो बाकी बचे 3 जो हमने याद किए हैं वो याद कर लेना, फिर से तुमको ऑप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्न की उपस्थिति के कारण है। किसकी उपस्थिति के कारण है भाई? फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड के कारण तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व है, ठीक है ना। एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, है ना, एंटी रेडिकल गुण होते हैं इनमें, इसलिए ज़्यादा उपयोगी है। एंटीऑक्सीडेंट और एंटी रेडिकल। सुपोषण, यूट्रोफिकेशन आ गया भैया, एनवायरमेंट का क्वेश्चन है। निम्न कथनों में से क्या है? यह जल निकाय के पोषण तत्व की संवर्धन की घटना है। पोषण तत्व के संवर्धन की घटना, बिल्कुल। यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, बिल्कुल करता है। दोनों आंसर सही है भैया इसके, है ना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अलवीकरण, प्रतिलोम परासरण, या आरो होता है जब ये बोलते हैं तो। विकृतीकरण प्रोटीन, और पाश्चुराइजीकरण चाय। चाय कब से पाश्चुराइज है? दूध का होता है यार, दूध का पाश्चुरीकरण पढ़ा होगा आपने, चाय का नहीं। तो ये तो सीधा ही गलत हो गया। बाकी 3 ऑप्शन ऊपर के याद कर लो। अलवीकरण आपका समुद्री जल, आरो रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस ही बोलते हैं ना, पेयजल, विकृतीकरण और प्रोटीन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है? मतलब शाकनाशी बताना है आपको, इनमें से चारों में से कौन सा शाकनाशी का उदाहरण है, बताइए। तो आपका शाकनाशी है सोडियम क्लोरेट। आंसर इसका क्या है? सोडियम क्लोरेट। अब बहुत सारे और भी नाम होते हैं, जैसे अब लूसेंट वगैरह पढ़ोगे तो लूसेंट तो वैसे भी बहुत ही कंसाइज नोट्स है वो, एक प्रकार से देखा जाए तो उसमें सब कुछ मिल जाता है। कीटनाशी उदाहरण दे सकते हो, DDT होता है, गैमेक्शन है, एल्युमिनियम है, ये कीटनाशी है। कवकनाशी में और भी देख सकते हो उदाहरण आप, क्योंकि ये शाकनाशी आपने देखा था। शाकनाशी में बेंजीपॉम भी है, सोडियम क्लोरेट आपने ये आंसर में है ही है ना। सोडियम आर्सेनेट भी होता है शाकनाशी। कवकनाशी भी आते हैं, कवकनाशी में आपका ऑग्रेनो मरकरी है, बोर्डो मिश्रण है, ठीक है ना। तो फिलहाल ये आंसर ये सही है आपका। गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है, पता नहीं है आपको धान के खेत में कौन सी गैस होती है? मीथेन। तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, वो तो ग्लोबल वार्मिंग है ही है, ग्रीन हाउस गैस है ये मीथेन। और धान के खेत में मिलती है, ये हमने पहले ही पढ़ रखा है काफ़ी बार। अब 2 कथन है, देख लेते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया। हाँ जी बिल्कुल, कॉपी किया था शेरशाह को। कारण, कथन दे दिया। दूसरा कथन देखते हैं। शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। बात तो ऐसा लग रहा है कि दोनों सही हैं, लेकिन इसके कथन के कारण जो है कथन की पुष्टि कर रहा है क्या?
बात ये देखने वाली है। तो देखो भाई, ये कारण जो है, ये कथन लिख दिया कारण है, तो कारण जो है कथन की पुष्टि नहीं कर रहा, बाकी बात दोनों की सही है, तो ये बी ऑप्शन जाएगा। ठीक है ना। और आप इसको याद रख सकते हो चार दाम की तरह, मैंने कर रखा था चार दाम, क्योंकि सिक्के की बात आ गई थी तो इस तरीके से याद कर लिया था। दाम मतलब है ताम का, ताम, दाम, ताम, ये ताम्र है ना, तो तांबे का बना हुआ था दाम। ये चार है मतलब चांदी का था रुपया, चार दाम, चार दाम दे दो भाई। तो 4 रुपया चांदी का था रुपया, और तांबे का था दाम। ठीक है ना। शेरशाह के बारे में आप जानते ही हो, 1540 में जो है इन्होंने कन्नौज का युद्ध लड़ा था। उस समय फिर इन्होंने दिल्ली व आगरा पे सिंहासन पे कब्जा कर दिया था। चलिए आगे चले। निम्नलिखित युद्ध, अरे युद्ध आगे भाई सब लोग अभी अभी बात कर रहे थे कन्नौज के युद्ध की, उसको बिलग्राम भी बोलते हैं, बिलग्राम का युद्ध भी बोलते हैं। तो इसका तो एक तो पहले से ही पता चल गया हमको 1540, बाकी और देखेंगे। जजाऊ का युद्ध आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पढ़ा होगा, अब मत तो कहना कि नहीं आया था, ये आया है। करनाल वगैरह का युद्ध जो पढ़े थे आपने, जजाऊ का युद्ध भी था वहाँ। धर्मट का युद्ध भी पढ़ा है, तुम कहोगे सारे ही पढ़े हैं, फिर पढ़े हैं, हाँ सच में पढ़े हैं, प्रीवियस देखो मिलेंगे आपको। तो इनका कालक्रम बताना है आपको, ठीक है ना। चलिए तो बताइए कौन सा कब हुआ। सरनाल का जो युद्ध हुआ है कब हुआ था। सरनाल का युद्ध एक छोटा सा युद्ध था जो अकबर के गुजरात हमले के बीच में हुआ था। अकबर के जब गुजरात पे हमला कर रहे थे उसके बीच में हो गया था। तो इसकी डेट थी 1572, जब अकबर आ गए तो आपको समझ में आ गए। और गुजरात के आक्रमण का भी आपको डेट पता है, उसी समय हुआ था। ठीक है, तो अकबर की इसमें विजय हुई थी। बिलग्राम का युद्ध हमने बता दिया, शेरशाह सूरी वाला। धर्मट का युद्ध जो हुआ, धर्मट का युद्ध तो ऐसा ना धर्म का युद्ध है, ये आपका जो है हुआ था औरंगजेब और दारा सिकों के बीच में। जो सिंहासन का उत्तराधिकार का जो युद्ध छिड़ गया था औरंगजेब और दारा सिकों के बीच में, क्योंकि शाहजहाँ तो दारा सिकों को चाहते थे बनाना। तो इस युद्ध की जो डेट है आप खुद ही पहुंच जाओगे, तो ये है 1658। कब? 1658। बहुत लंबा लंबा अंतर है, अगर सीधा मालूम हो तो भी पहुंच जाते हैं। अब आता है जजाऊ का युद्ध। तो जजाऊ का युद्ध आपने पहले भी पढ़ रखा है प्रीवियस में, ये था सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के बाद। तो अब सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के बाद जजाऊ का युद्ध छिड़ा, तो आपको उनकी मरने की डेट पता ही है, 1707। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका? फिर आप ए आंसर आ जाएगा 1342, है ना। 1342 सही बोल रहा हूँ मैं कि गलत बोल रहा हूँ, बताइए। अच्छा, कहीं से बीच में रुक गया था तो मुझे ऐसा लगता है कि 23 मिनट का हुआ है और हम 34 क्वेश्चन तक पहुँच गए थे क्या। तो पता नहीं कहाँ से रुका था, आइडिया नहीं है। बट ये क्वेश्चन भी कराए हैं मैंने 30 वाला, दोबारा से रिवाइज मार देते हम 4-5 मिनट में, है ना। तो ये वाला ऑप्शन आपको बी आया था, दोनों सही थे। तो इसमें 4 दाम तैयार किया था हमने। ये युद्धों के नाम आए थे, सरनाल का युद्ध आपका जो है 1572, बिलग्राम का युद्ध 1540, 1658 धर्मत का युद्ध, जजाऊ का युद्ध 1707 औरंगजेब की मृत्यु के बाद। ठीक है ना। हठ योग के संदर्भ में निम्न कथनों को हमने बताया था। हठ योग, ये हथ नहीं है, हठ योग है, नाथपंथियों के द्वारा अपनाया गया था। हाँ, नाथपंथी योगी आदित्यनाथ हमारे सीएम मुख्यमंत्री वही हैं। हठ योग की क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। बिल्कुल अच्छी चीज़ों को अपनाने में क्या दिक्कत है, दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एकता व्यवस्था। तो एकता व्यवस्था के बारे में हमने बताया था कि एकता व्यवस्था क्या है, राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था है। सियासतनामा में इसमें उल्लेख हुआ है इस चीज़ का। सीधा सुल्तान के खाते में नहीं जाती थी, क्योंकि एकता व्यवस्था दे दी जाती थी, वो एकता दे दी जाती, भूमि का टुकड़ा हुआ करता था ये, उससे जो लगान मिलती थी अपने खर्चे पानी जो रखते थे वो लोग सैनिक वगैरह, उनका निकाल करके बाकी जो बचता था वो जब जमा होता था। ठीक है, बाकी ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है। ये किताबों के नाम थे। तुगलक नामा हमें सीधे सीधे दिखी, इब्न बतूता की नहीं है, क्योंकि इब्न बतूता की बुक थी रहला, सही है ना। तो इब्न बतूता की बुक है रहला। तुगलक नामा लिखी थी अमीर खुसरो ने, किसने? अमीर खुसरो ने। बाकी तीनों बुकें आपकी सही हैं, उनको याद कर लेना चाहिए, दोबारा मिल जाएगा आपको। नेटिव मैरिज एक्ट बताया था आपका 1872 में। और ये आंसर आपको हम करा रहे थे अभी जस्ट, मैं दोबारा लौट के इसलिए आना पड़ा कि मुझे लगा कि सर रुका पड़ा है यार उधर। ठीक है ना। चलिए, मे भी दोबारा चांस ऐसा होगा कि अब तुम्हें लगेगा कि दोबारा बढ़ा दिया गया। तो ये हम करा रहे थे, इसे आपको बताना है। तो बताइए, दीवान प्रांतीय राजस्व के प्रमुख हुआ करते थे, ये भी सही है। तो जरीब क्या है? फिर एक प्रकार का कर है वो। देखो, जरीब कर नहीं होता था, ये भूमि पैमाने, ये पैमाना था। जरीब क्या? एक पैमाना हुआ करता था भूमि को नापने का। क्या? भूमि को मापने का। जैसे सिकंदर ने भी चलाया था गजे सिकंदरी, तो वो भी भूमि को नापने का ही था। तो जरीब क्या है? भूमि मापने का एक पैमाना था। ठीक है ना। पैमाना।
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुल्ला दामोदर कवि, सोमनाथ, अमीर खुसरो। अब इनकी बुकें दे रखी हैं, आपको एक भी बुक अगर इसमें से आ रही हो तो क्लिक हो जाए तो पहुंच जाओगे आप। अमीर खुसरो की मुझे मालूम थी एक आशिका, किसकी? अमीर खुसरो की मालूम थी आशिका। डी का 2 जैसे ही पहुंचोगे आंसर आपको मिल जाना है, ठीक है ना। अब बाकी बुकें और देख लेते हैं हम। मुल्ला दाऊद की बुक है चंदायन, मुल्ला दाऊद की बुक है चंदायन और ये सही है, ठीक है। दामोदर कवि की बुक है पद्मावती कथा, ये पद्मावत नहीं है, पद्मावती कथा है ये, तो ये दामोदर कवि ने लिखी थी, ठीक है। और सोमनाथ की बुक बाकी बची आपकी तो राग विबोध, कौन सी? राग विबोध। अब जैसे मर्जी आपको याद करना हो ट्रिक से तो कर सकते हो, है ना, क्योंकि अलग अलग काल में भी हैं ये सब। निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? अकबर के दरबार में तो तानसेन थे ही, उनसे पहले तानसेन कहाँ थे, ये बात कहना चाह रहे हैं। तो ये है भाटा का राजा रामचंद्र सिंह, इनके दरबार में वो तानसेन रहा करते थे, ठीक है। तानसेन के गुरु थे स्वामी हरिदास। चलिए सूची 1, सूची 2। सूची 1 में आपके राजवंश है और राजधानी इधर है। ना पढ़ी हो तो बताना पहले। काकतीय कितनी बार पढ़ा है आपने? काकतीय वारंगल मिला दोगे तुरंत। पांड्य पल्लव आते ही हैं भैया। पल्लव की राजधानी क्या है और पांड्यों की राजधानी क्या है बताइए। तो पल्लव की राजधानी कांची और पांड्यों की राजधानी मदुरई। और यादव जी बचे तो यादव जी हमारे देवगिरी में है। ऐसा लगता है देवकी नंदन कृष्ण जी यादव जी। चलिए निम्नलिखित स्मारकों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है ना। इनका कालक्रम बताना है आपको कि किसका काल कब रहा। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, अटाला मस्जिद जौनपुर, रबिया दुरानी का मकबरा औरंगाबाद। अगर ये आपको ये पता रहे कि ये किसने बनवाए और उनका शासनकाल आपको पता हो, जैसे अटाला मस्जिद जौनपुर सरकी डायनेस्टी, इब्राहिम शाह सरकी कब बनवाई ये पता हो, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया कब बनवाया ये पता हो, तो वैसे भी तुमको फिर तो सब पता ही है हमको। तो देखो थोड़ा सा एक इंसाइट जनरेट हो जाती है, क्योंकि अब ये मुगल साम्राज्य की चीज़ें पढ़ोगे। अटाला मस्जिद तो सरकी डायनेस्टी, अब कौन सी डायनेस्टी पहले थी तो थोड़ा आइडिया लग जाता है ना। चलिए अटाला मस्जिद जो है आपकी, ये आपकी 1408 में बनी थी। कब? 1408 में। और सुल्तान थे उस समय के इब्राहिम शाह सरकी, उन्होंने बनवाया था। इसकी नींव पहले पड़ गई थी 1377 में ही, और उस समय तुम्हें मालूम है तुगलक वंश था, है ना, तुगलक वंश था उस समय। अब आ जाओ हुमायूं का मकबरा। तो हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? ये बनवाया था आपको हुमायूं की ही विधवा थी, उनकी पत्नी थी हमीदा बानो बेगम। कौन? हमीदा बानो बेगम। और डेट क्या है? 1570। क्या है डेट? 1570, है ना। चलिए और उसके बाद शेरशाह सूरी का मकबरा देखिए। तो ये शेरशाह सूरी का मकबरा बनाया आपको 1545 में, क्योंकि भाई इन्होंने खुद ही बनवाना शुरू कर दिया था, इनकी डेथ हो गई थी तब 1545 में। तो मकबरा शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में, सासाराम मतलब बिहार। तो इनके बेटे थे इस्लाम शाह, उन्होंने उनकी मृत्यु के 3 महीने बाद इसको पूरा कराया था फिर। बट डेट इसकी इनकी ये है। अब एक बचता है आपका, कौन सा बचता है? राबिया दौरानी का मकबरा। अब ये औरंगाबाद है। क्या है? औरंगाबाद। इसकी डेट क्या हो सकती है? इसका निर्माण औरंगजेब द्वारा कराया गया था, जिसका नाम इसको देते थे दक्कनी ताज। क्या? दक्कनी ताज, ठीक है ना। और या फिर तुम इसको बीबी का मकबरा कहते हो। रबिया उद दौरानी का मकबरा मतलब बीबी का मकबरा भी बोलते थे इसे, ठीक है। चलिए मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? कौन सी? मनसबदारी व्यवस्था, इसके संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया, मान लिया। मनसबदारी का पद पैतृक था। नहीं भाई, पैतृक नहीं था। कोई भी चीज़ ये पैतृक तो नहीं करने वाले, तो आपको मालूम पड़ेगा एक सही है दूसरा गलत है। और इस टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन उठते रहते हैं। आपको मनसबदारी व्यवस्था को समझ लेना चाहिए सही से कि मनसबदारी व्यवस्था है क्या, ठीक है ना। अब यही तो इंसाइट जनरेट करनी है हमको, पढ़ना क्या है ढंग से। अब तुम अगर कोई बुक उठाते हो अपनी, चाहे आप लूसेंट से पढ़ते हो चाहे घटना चक्र से पढ़ते हो, पर ढंग से पढ़ लो। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। हाँ तो मिलवा ले चलो आकर के, है ना। मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन आ जाएगा। इलाहाबाद की संधि क्या आपने पढ़ी नहीं? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, 1764 में आपका बक्सर का युद्ध हुआ था। और बक्सर के युद्ध के बाद संधि हुई थी इलाहाबाद की संधि, बताइए नहीं हुई थी। और जो मैं इलाहाबाद की संधि की बात कर रहा हूँ, आप सीधा सीधा इसे मेंस में भी क्वेश्चन देखोगे और आप लिखोगे भी मेंस में
क्योंकि इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी, है ना, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव जो है दूसरी बार जब बंगाल का गवर्नर बन के आया था तो उसने की। और इलाहाबाद की संधि के में दो चीज़ें हुई थी उस समय। तो इलाहाबाद की जो प्रथम संधि हुई थी वो किसके बीच में हुई थी, तो वो आपकी जो है, एक तो डेट मिला लो आप, है ना, A का 4, तो A का 4 जैसे मिलाओगे तो 2 ऑप्शन की तो टाटा बाय बाय कर ही लोगे कम से कम। तो 2 ऑप्शन बचेंगे, अभी देखते हैं। तो इलाहाबाद की संधि एक हुई थी, प्रथम संधि जो हुई थी वो शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट जो थे उनके बीच में, और अंग्रेज गवर्नर जो रॉबर्ट क्लाइव थे वो उनके बीच में हुई थी। और क्या हुई थी, बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई थी, क्योंकि आपको मालूम है 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद इनकी जो है कहानी शुरू हो चुकी थी ब्रिटिश शासन की। तो बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी उन्हें प्राप्त हो गई थी। अब इसके बदले अंग्रेजों ने क्या कहा कि मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देना स्वीकार कर लिया था, ठीक है ना। और अवध के जो नवाब थे उनसे कड़ा और इलाहाबाद के ज़िले मुगल सम्राट को दे दिए थे। किसके? कड़ा, ये अवध के कब्जे में थे उस समय, ये कड़ा और इलाहाबाद। और ये दोनों, एक तो 26 लाख रुपए की पेंशन और कड़ा और इलाहाबाद के जो इलाके थे ये मुगल सम्राट को दे दिए गए थे। प्रथम संधि में तो यही हुआ था। अब द्वितीय संधि में क्या होगा, एक द्वितीय संधि हुई थी इलाहाबाद की, इलाहाबाद संधि में। तो यह संधि हुई थी क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच में। ये कड़ा जो इलाहाबाद मांगा था उसी से तो लिया था। तो इस संधि के तहत क्या हुआ था कि अवध का शेष क्षेत्र नवाब को वापस कर दिया गया, कड़ा और इलाहाबाद को छोड़ करके, क्योंकि ये दिलवा दिया था किसको, शाह आलम द्वितीय को। और उसके बाद इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो आप मानोगे अवध का जो शेष क्षेत्र था वो नवाब को वापस कर दिया गया। और नवाब द्वारा कंपनी को कुछ रुपए दिए गए थे, कुछ में थे 50 लाख रुपए, है ना, ये बात था। तो ये दोनों इस टाइप से आपको मिलते हैं, ठीक है। मैंगलोर की संधि, सालबाई की संधि, मद्रास की संधि, ये सब मॉडर्न इंडिया में आपने पढ़ा होगा। और मॉडर्न इंडिया में किससे रिलेटेड, तीनों वहीं से जा रहे हैं, युद्ध लड़े हैदर अली वाले, टीपू सुल्तान। तो मिलाइए इनको अब तुम। इलाहाबाद की संधि 1765, मैंगलोर की संधि हुई थी आपकी 1784 में, ठीक है ना। सालबाई की संधि हुई है आपको 1782 में, ये मराठों के साथ थी सालबाई की संधि। और मद्रास की संधि आपकी हुई है 1769 में, ये हैदर अली ने अंग्रेज़ों को हरा दिया था। मद्रास की संधि हुई थी जब उस समय 1769 में। और जो आपको मैंगलोर की संधि दिखाई दे रही है, या ये आपको सालबाई की संधि मराठों के साथ, ये हैदर अली को, टीपू सुल्तान को हराने के लिए करी गई थी। कहानी क्रिएट करो और बनाओ। निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है, तो बताओ फिर। हमारे यूपी में कौन सी एक शहर है जिसको क्योटो के नाम से जानते हैं, जो अखिलेश यादव ने फेमस कर रखा है, क्योटो क्योटो बोल करके। वही वाला सिंबॉलिक है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा मंदिर है जो विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है, कौन सा है? मार्कंडेश्वर। मार्कंडेश्वर, तो मार्कंडेश्वर मंदिर आपका महाराष्ट्र में मिलेगा, नाम से भी थोड़ा विदर्भ वाला एरिया लग रहा है तो वो वहीं मिलेगा। और वैनगंगा नदी के किनारे करीब है ना। इसको मिनी खजुराहो बोलते हैं, मिनी खजुराहो या विदर्भ का खजुराहो, कभी मिनी खजुराहो बोल दे तो वो भी आ सकता है। और इस मंदिर की जो शैली है वो नागर शैली है ना, जो शैव, वैष्णव और शाक्त संप्रदायों से संबंधित रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो अब ये कुछ घटनाएं दे रखी हैं। पहले तो नहीं पे ध्यान दिए कि नहीं पूछ रहा है, अब घटनाओं के नाम दे रखे हैं आपको कि भारतीय संघ सेना अधिनियम किस वर्ष आया, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आया, तो पता है सविनय अवज्ञा आंदोलन की डेट आपको? दांडी मार्च से सोचोगे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, अब डेट याद कर लो। भारतीय जल सेना अधिनियम 1927 से, ये सांप्रदायिक निर्णय 1933 में आया था। ये डेट आपको लग रही गलत लग रही है, 1932 में आया था, है ना। रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई अफलातून नहीं है। अब ये भी रिपीटेड चीज़ है, क्योंकि इनकी डेट आपको पता होगी तो कालक्रम अनुसार आप लगा दोगे। साइमन आयोग की नियुक्ति कब हुई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, सीधा बड़ा अंतर है इनमें, कोई ऐसा भी नहीं कि बहुत नज़दीक की डेट 1 साल की पूछ रखी हो। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कब हुई, फिरोज शाह मेहता की मृत्यु कब हुई, बताइए इसका आंसर सीधा। तो इसका आंसर आपका जाएगा ये 4, 2, 1, 3। फिरोज शाह मेहता की जो मृत्यु हुई थी वो 1915 में हुई थी। कब हुई थी? 1915। अच्छा, ये देख रखा है डेट, चलो ये देख लो। फिरोज शाह मेहता की 1915 में मृत्यु हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको मालूम 1919 का। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927। महात्मा गांधी का 30 मार्च 1930 को, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको सीधी डेटें मिल चुकी हैं। INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया, है ना। INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया। कहाँ चलाया गया भाई? लाल किला दिल्ली में।
अब ये भी मत कहना कि ये नया क्वेश्चन हमको मिलने वाला है। तो आपने देखा था और एक समय और हमने इसको क्वेश्चन को किया था जिसमें हमने वकीलों के नाम थे कि इनका जो वकालत करी थी किन्होंने करी थी। भूलाभाई देसाई थे प्रमुख, है ना, और उनके सहयोगी थे आपके टीवी सप्रू, है ना, काटजू, जवाहरलाल नेहरू, ये वकील उनके सहयोग के लिए थे। और प्रमुख जो वकील थे वो थे भूलाभाई देसाई, जो इन्होंने वकालत करी थी इनकी। और वो हमारे क्रांतिकारी लोग थे, सरदार गुरुबख्श सिंह, है ना, श्री प्रेम सहगल, और कौन थे, शहनवाज, ये लोग थे INA के अधिकारी। नीचे कथन दे रखे हैं कुछ। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी और उसको सर विलियम्स जोन्स के पक्ष में उक्त विद्युत सदस्य की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। बताइए इसका आंसर क्या जाएगा। बात ये सही है। वारेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्धत विद्वान था तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था जो प्रोत्साहन करता था। दोनों बात सही है, लेकिन कथन कारण जो है कथन की व्याख्या नहीं करता है, मतलब संतुष्ट नहीं कर रहा होता है। तो एक बार बताओ, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो हुई है, अब ये दोबारा लौट के नहीं आया, तुम कहोगे यार स्टेटमेंट लौट के नहीं आया, बट ये ऑप्शन में था, इसकी ईयर दे रखी थी 1784। तो ये देखो ना, जो चीज़ रिपीट हो रही है तो उसके 3 डायमेंशन में घुमा के चीज़ें देख लो। 360 में सूर्य कुमार यादव जी की तरह बैटिंग करो भैया। तो बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी कैसे भी जिक्र में आई, दोबारा तो आई, क्यों? तो विलियम्स जोन्स द्वारा इनकी जो है स्थापना करी गई थी कलकत्ता में, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें तुम पढ़ोगे वारेन हेस्टिंग के टाइम की। वारेन हेस्टिंग भी आपको जो है चर्चित गवर्नर जनरल दिखाई देंगे। राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। राष्ट्रीय पंचांग, भारतीय राष्ट्र पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है, हमें तो रटा हुआ था शक संवत पर आधारित है भाई। किस पे? शक संवत। और शक इनकी डेट भी पूछता है, विक्रम संवत की डेट क्या है, शक संवत की डेट क्या है। तो शक संवत की तो 78 ईस्वी से चलता है, AD से, ठीक है ना। चलिए और बाद में आप बताओ, शक संवत के बाद विक्रम संवत की डेट बताओ, और गुप्त संवत की बताना। कौन सी? गुप्त संवत की। इनकी भी डेट पूछ लेता सीधी थी। राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। तो भाई दूसरा सही है कि नहीं है? नहीं, दूसरा भी गलत है। 26 जनवरी 1950 को नहीं अपनाया गया था, ये अपनाया गया था आपको 22 मार्च 1957 को। कब? 22 मार्च 1957 को। तो इसलिए इसके दोनों गलत हैं। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए थे हम दोनों सही कर देते थे, इस बार ये दोनों ही गलत हुए। पहला क्वेश्चन ऐसा है जिसमें दोनों गलत हुए। चलिए, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? कौन कर सकता है नियोजित विकास का विरोध? भाई जवाहरलाल नेहरू तो नियोजित विकास चाहते थे। तो ये तो तीनों नहीं होंगे गांधी परिवार के। बोले गांधी तो ये भी हैं, लेकिन महात्मा गांधी ने ही नियोजित विकास का विरोध किया था। आंसर आपका A ही सही है, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। करो कालक्रम में व्यवस्थित आप। सबने अवज्ञा आंदोलन की डेट आप पीछे देख के आ चुके हो अभी। क्रिप्स मिशन की आपको मालूम है। गांधी इरविन समझौते की मालूम है आपको कब हुआ है। पूना पैक्ट की पता है। ऐसा भी नहीं है कि एक ही साल की डेटें सारी डाल रखी हैं, थोड़ा दूर दूर है, तो आप इसको अरेंज कर सकते। तो इसका आंसर आपको जाएगा 4, 2, 1, 3, ठीक है ना। बाकी मैंने इनकी डेट नहीं बताई, अब आप डेट बताओगे कि पूना पैक्ट कब, गांधी इरविन समझौता कब, क्रिप्स मिशन कब, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब, ठीक है ना। चलिए, दीपू चौहान, सुरभि, एक सुरभि भी हैं, सुरभि गोला के नाम से उनका, ये लोग कमेंट करते हैं। और जो देखते हैं कमेंट किया करो, फ़ायदा होगा। लगे रहो, पछतावा ही रह जाएगा बाद में, नहीं तो फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। अब 52 पे जा चुके हैं हम। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। असैनिक प्रशासन 1905, लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया था। सही बात है। पूर्वी बंगाल और असम, आसाम नहीं है ये, असम है, असम, ठीक है ना, असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। तो बात ये दोनों की सही है, ठीक है ना। चलिए, दोनों सही है ना। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला किसने बनाया था। राजगोपालचारी, उन्हीं का नाम तो दे रखा है वो CR, कि भाई उन्हीं का नाम है वो राजा जी फॉर्मूला। 1944 कब का? 1944 का, क्योंकि मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के बीच में उस समय राजनीतिक गतिरोध चल रहे थे, उसी को सॉल्यूशन के तौर पे लाया गया था इसे। और गांधी जी ने सपोर्ट किया था इसको, गांधी जी ने स्वीकृति दे रखी थी बाकायदा। चलिए, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म किसकी बुक है ये?
तो ये है आपकी बिपिन चंद्रा जी की। अब फिर से कालक्रम अनुसार ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। महाराज हरि सिंह विलय पत्र पर कब हस्ताक्षर किए? भारत संविधान कब लागू हुआ? जम्मू कश्मीर की पूर्व सत्ता संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया। जम्मू कश्मीर राज्य का नया संविधान कब लागू हुआ? तो भैया हस्ताक्षर हो गए होंगे पहले, लागू बाद में हुआ होगा। थोड़ा ऐसे ही गणित लगा लिया करो और लगाते ही हो गए आप। तो क्या लगता है अब इसका आंसर क्या लगता है आपको? हम नहीं लौटेंगे? हाँ लौटेंगे। तो बताओ इसका आंसर आप ही बताओगे। अब ये चारों ऑप्शन दे रखे हैं और इसका आंसर बताना आप कि कौन सा आंसर बनेगा इसका, ठीक है ना? 55 वाले का कमेंट सेक्शन में आंसर देना इसका। किस वर्ष अकाउंटिंग का ऑडिटिंग लेखा परीक्षा से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रहा? केवल। तो ये ईयर था आपका 1976 में। ऐसे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लेते हैं, मुझे याद है इस क्वेश्चन को। UPHESC वाला जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर था उसमें सीधा क्वेश्चन ये पूछा हुआ था। मैंने उसका इंटरव्यू दिया था, मेरा फाइनल नहीं हुआ था उसमें। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन ए दूसरे कारण आर है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग को शब्द को परिभाषित नहीं करता। हाँ बात सही है भाई, नहीं करता वो। ऐसे शब्दों को परिभाषित करने लगता तो वैसे भी हमारा बहुत लेंथी संविधान है और ज़्यादा लेंथी हो जाता। संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है, ये बात भी सही है। तो जो कथन है और जो कारण है, कारण जो है कथन को संतुष्ट नहीं करता है, बाकी दोनों कथन सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना? भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। बात तो सही है। अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। अच्छा जी, तो आप अलग होने की मात्र वकालत करोगे और आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिल जाएगी? हाँ ले लो, नहीं देंगे हम तुमको, बताओ अब। नहीं मिलेगी भाई, केवल एक ही सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं है, 4 हैं आपको और आपको बताना है कि कौन सी सूची में है। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची में है। जनगणना आपकी संघ सूची में है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची में है। ओह माय गॉड, जैसे ही पढ़ते जा रहे थे हम दिमाग में नहीं लगा रहे थे, पता चला कि राज्यसभा का सीटों का बंटवारा तो 4th अनुसूची में है। ये गलत है, बाकी सब सही है, ठीक है ना? कितनी अनुसूचियां हैं बताना। मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी और बाद में कितनी अनुसूची हो गई हैं अब तक, बताओ। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं और 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ये तुम बताओगे, विषय हम बता दे रहे हैं। 12वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है और 11वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? ऊपर वाला क्वेश्चन भी अनुसूची से था, तो मैंने पूछा था टोटल अभी कितनी अनुसूचियाँ हो गई हैं, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? जवाब देना है आपको। प्रधानमंत्री कार्यालय PMO के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो PMO के बारे में बताइए कौन सा सही है। यह 1977 में अस्तित्व में आया, बताइए। इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है, तो पहला सही है। इसका प्रधान कैबिनेट सचिव नहीं होता है ना। राजनीतिक प्रधान तो प्रधानमंत्री होंगे, है ना। प्रशासनिक के तौर पे देखोगे तो प्रशासनिक प्रमुख आपके प्रधान सचिव होते हैं, है ना, प्रधान सचिव। और राजनीतिक जो प्रमुख रहेंगे वो प्रधानमंत्री रहेंगे, ठीक है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्न में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो बताइए, सही बोल रहे हैं। 6ठी अनुसूची पूछा है ये, 6ठी अनुसूची। और 5वीं अनुसूची आप बताओगे 5वीं अनुसूची में क्या है? तो 6ठी अनुसूची का आंसर तो हम ले लेंगे। अब इसका आंसर तो ले लेंगे कि आंसर है इसका त्रिपुरा। बाकी और राज्य हैं ATM के अनुसार याद कर लेते हैं। ATMT है ना, असम, त्रिपुरा। अब बताओ मैं क्या, और त्रिपुरा मैंने बता लिया, तीनों को 3 और बताना। आप 4 रहे हैं 6ठी अनुसूची में आपके। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी को हमारे सामने प्रत्यक्ष किया जाए। टू हैव द बॉडी ऑफ, अलाउ। परमादेश, वी कमांड, हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध, टू बी सर्टिफाइड। अधिकार परीक्षा, वाई, व्हाट, अथॉरिटी। बताइए कौन सा आंसर है? तो ये टू बी सर्टिफाइड जो कह रहा है ना, ये टू बी सर्टिफाइड आता है आपका उत्प्रेषण के लिए। किसके लिए? उत्प्रेषण के लिए। तो इसका मतलब प्रतिषेध वाला ये आंसर सही नहीं है, क्योंकि प्रतिषेध के लिए होता है टू फॉरबिड, ठीक है ना। तो इसलिए आंसर ठीक नहीं है आपका। चलिए आगे बढ़ें। धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो आर्टिकल
10। आपको बताना है आर्टिकल 109 में क्या है, क्योंकि यूपीएससी का 2024 का जो पेपर था उसमें आपने देखा होगा ये स्टेटमेंट 109 से संबंधित है, तो इसमें बताना इसमें क्या है। बाकी इसका आंसर 110 है। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन जीवन की सुरक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? आपको मालूम है डीपीएसपी में भी है, फंडामेंटल ड्यूटीज में है, तो दोनों में है। आंसर आपका होगा दोनों। आर्टिकल बताना कौन कौन से हैं फिर। डीपीएसपी में पर्यावरण से रिलेटेड आर्टिकल बताओ और मूल करते हुए में आर्टिकल बताओ। पंचायतों के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो 50% सीटें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अच्छा लग रहा है 50% सीटें, कमाल की बात कर दी। ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग फालतू की बात है, सभी लोग नहीं है भैया। मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगा तो केवल 3 सही ही होगा। सही से पढ़ लो, ग्राम पंचायत को पूछता है। मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्न में से किससे संबंधित है? तो बताइए मजदूर किसान शक्ति संगठन किससे संबंधित होगा? तो ये रिलेटेड है आपका आरटीआई अधिनियम से। किससे? आरटीआई अधिनियम से। किसने कहा भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? बताइए। कैसी है बियर? आधी भरी है या फुल भरी है? कैसी है बियर? तो आधी भरी है, फुल भरी है? आधी भरी हुई है, तो अर्धसंघात्मक याद कर लो। कैसी है बियर भाई? बाकी लॉर्ड ब्राइस, आइवर जेनिंग्स सब जाने पहचाने नाम आते जाते रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। केंद्रीय कानूनों के संबंध में बताइए। जब अनन्य अधिकारिता कह देता है तो लगता है जैसे सिर्फ उसी की अनन्य अधिकारिता है, तो ये बात गलत है। पार्लियामेंट क्या करेगी फिर? है जब संसद उसको ही दे देते हो तो अनन्य अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय भारत संविधान का संरक्षक है। बिल्कुल संरक्षक है, इसका आर्टिकल बताओ बस। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को। अब ये भी बता दो कि स्थानीय स्वशासन को कब लागू किया गया था, मतलब 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब आया? फिर 24 अप्रैल की डेट जो थी वो कौन सी थी ईयर के साथ? 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की जाती है? ये 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आर्टिकल बताइए। तो 43A। बाकी बताओ 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में डीपीएसपी में कितने आर्टिकल जोड़े गए थे और कौन कौन से जोड़े गए थे? संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? ये लागू किया सकता है, ये लागू नहीं किया सकता? क्या है बताइए? सही बोल रहे ना हम, ये लागू नहीं किया सकता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? आर्टिकल 162 दे रखा है, तो आर्टिकल 162 आपका राज्य की कार्यपालिका की शक्ति के विस्तार से संबंधित है। अब आप इन तीनों के आर्टिकल बताओ। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में, कौन से आर्टिकल में? राज्य की कार्यपालिका शक्ति। राज्यपाल के कार्यालय के लिए शर्तें जो दे रखी हैं वो किस आर्टिकल में? राज्यपाल की पदावधि किस आर्टिकल में आपको मिलेगी? आप लिख के भेजना आप कमेंट सेक्शन में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए नोडल संस्था कौन सी होगी आपकी? नीति आयोग। लघु उद्योगों के लिए बनी निम्न समितियों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है आपको। लघु उद्योग के लिए बताइए। कार्वे, कोहली, आबिद हुसैन समिति, नायक समिति, ये चारों लघु उद्योग के लिए बनी है। बात पहले ही कह दी उसने, तो बस उनकी डेट अलग अलग है। तो बताइए इसको। वैसे मैंने जब इसको याद किया हुआ था तो कोहली साहब हमारे क्रिकेटर से हैं ही, तो हमने कहा था कि इनका पूरा नाम ऐसे करके याद कर लेते हैं, KNH कोहली। विराट कोहली नहीं याद करके हमने किया था इनको KNH कोहली के नाम से। कैसे? KNH कोहली। के पहले आएंगे मतलब कार्य समिति पहले आएगी, N पहले आएंगे तो उसके बाद नायक समिति आएगी, H आएंगे तो हुसैन समिति आ जाएगी, उसके बाद कोहली समिति आ जाएगी। ऐसे याद कर लिया था। कार्य समिति का जो टाइम पीरियड है वो 1955 का है। ठीक है, और नायक समिति का जो टाइम पीरियड है आपका 1995 का है। और SS कोहली जी का है आपका 2000। कोहली साहब तो वैसे भी एंड में डाल दिया हमने, क्यों भाई? और नायक समिति 1991 है। आबिद हुसैन समिति थी 1995।
कौन सी? आबिद हुसैन समिति 1995, नायक समिति आपकी 1991। ओके, चलिए सूचीबंद दे रखी है, कार्यक्रम दे रखे हैं उनके, और इधर प्रारंभिक वर्ष दे रखे हैं। ठीक है। समन्वित बाल विकास योजना का प्रारंभ वर्ष कब है? 1975। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको RO में बहुत पूछते हैं। अब तो RO PCS मंत्री क्या रहेगा, देखो पेपर का लेवल। तो अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यान्वयन कार्यक्रम क्या है? 1975। नहीं, समन्वित बाल विकास योजना से मिलाना है हमको। ये मैंने समन्वित बाल विकास योजना बोला 1975 में। अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम ये आपका है 1976 में, तो ये इसका इधर से मिल जाएगा। राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम ये कब हुआ? 1983। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब आया आपका? 2005 में। तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 का। ये डेट याद रखो, फिर से आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन में मिल जाएंगी, है ना। एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय ग्रामीण भी है। अब बाकी तो जो ऑप्शन में आ रखे हैं प्रीवियस में, तो आप याद करो उसे। क्यों? रिपीटेड क्वेश्चन है। समन्वित बाल विकास योजना वाला तो रिपीटेड क्वेश्चन है, 1975 पहले आ रखा है वो। और तुम्हें लगेगा अगर वो हमने मिला दिया, जैसे समन्वित बाल विकास योजना हमने 1975 में मिला दी, B का 1 मिला दिया। अब देखो B का 1, तो कम से कम ये दो ऑप्शन तो गए, कम से कम 50-50 का तो दाव खेल ही लिया। हाल के वर्षों में भारत में महिलाओं के लिए श्रम की भागीदारी की दर में तेज़ी से गिरावट आई है। इकोनॉमिक क्वेश्चन है, क्योंकि पारिवारिक आय में सुधार व शिक्षा में वृद्धि के कारण से इस श्रम की भागीदारी दर में गिरावट आई है। बताइए आंसर क्या सही है इसका? तो ये बात दोनों सही करें, कथन ठीक है, उसके बाद कारण भी उसका सही है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए। भारत में निर्भरता अनुपात घट रहा है। भारत में क्या है? निर्भरता अनुपात घट रहा है। क्यों घट रहा है भाई? निर्भरता अनुपात कब घटेगा? क्योंकि निर्भर जो जनसंख्या होती है वो 0 से 14 वर्ष तक की, और फिर 60 प्लस। तो इसका मतलब यह है कि 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है। जब ये ज़्यादा अधिक होगी तो ये निर्भर नहीं होती ना, ये अपने ऊपर। वो अलग बात है कि 33 साल तक तैयारी करने पे लगे पड़े, माँ बाप पे निर्भर हैं फिर वो अलग बात है फिर, है ना। बाकी आंकड़े तो यही कहते हैं कि 15 से 59 साल की जो एज होती है वो कार्यशील जनसंख्या मान के चलते हैं हम, कि वो निर्भर नहीं रहते। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके स्थायी प्रबंधन? अब पानी की उपलब्धता से बताइए, मैं इसको नहीं बताऊंगा SDG को, आप बताओ इसका आंसर। कौन सा SDG वाटर से संबंधित है? लो सामने आ गया, 17 के 17 गोल्स दे रखे हैं। SDG इंपॉर्टेंट है, 17 के 17 रट लो, कभी ना कभी उठा के पूछ ही लेता है। संविधान समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? बताइए किसके द्वारा किया गया? तो इसका प्रतिपादन किया गया आपका क्लब ऑफ रोम। ठीक है, ये एक क्या है? समूह था ये, और इसको गठन जो हुआ था वो 1972 में हुआ था। कब? 1972 में। तो इन्होंने एक रिपोर्ट जारी करी थी अपनी द लिमिट्स टू ग्रोथ के नाम से। किस नाम से? द लिमिट्स टू ग्रोथ। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? अगर वर्ष के अधिकांश समय, मान लो तुम उस समय पे अगर वो बेरोजगार रहते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे सामान्य स्थिति बेरोजगारी। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? CSR के बारे में पूछ रहा है ना, कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? कंपनी एक्ट 2014 ने CSR को अनिवार्य बना दिया। क्या करें? कंपनी एक्ट 2014 ने CSR को अनिवार्य बना दिया। तो कंपनी एक्ट 2014 था या 2013 था? ये बताइए पहले तो वो 2013 था, तो ऑप्शन पहला गलत हो गया। इसके अंतर्गत आने वाली कंपनियों को अपने वार्षिक शुद्ध लाभ का 1% CSR गतिविधियों में व्यय करना होता है। कितना करना होता है? 1%। तो आंकड़े दोनों ही गलत दे रखे हैं, एक तो 2014 तो 2013 था, एक नहीं है 2% है। कितना? 2%। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI किसके द्वारा विकसित किया गया? किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये है आपका मॉरिस डी मॉरिस। रट लो। मानव विकास सूचकांक SDI एक सतत विकास लक्ष्यों SDG पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में धनात्मक संबंध है। संबंध पूछ रहा है और बना रहा है। तो पहला ऑप्शन, SDG लक्ष्यों के आधारभूत आयाम शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ संदर्भ संबंध, बिल्कुल सही बात है। मानव विकास सूचकांक
एसडीजी पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में धनात्मक संबंध है। हाँ बिल्कुल सही है। और कारण जो है हमारी कथन की व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका आंसर आपका ए सही जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसका एलईएफ से याद रखता हूँ मैं, तो एलईएफ सॉरी एलईएफ नहीं, हेल्स, गो टू हेल का है कुछ हम, ये हेल में हम है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, हेल्थ का, एजुकेशन का, लिविंग स्टैंडर्ड का 3 मानक रहते हैं ना इनके, तो 3 मूलभूत आयाम रहते हैं। चलिए, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक सम्मिलित है। अब ये इसमें भी निर्धनता सूचकांक में भी मैंने को तीनों ही है। फिर ये है गो टू हेल, गरीबी में जाओगे तो गो टू हेल में ही जाओगे। हाँ, गरीबी में जाओगे तो गो टू हेल में ही जाओगे। तो हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड। नागरिक पंजीकरण प्रणाली के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य है? कितने दिनों के भीतर बताइए? 21, 26, 30, 15 बताओ। तो इसका आंसर है आपका 21 दिन के भीतर। अगर इसका आंसर गलत हो तो चेक करके देख लेना एक बार, है ना। मुझे तो लग रहा है 21 दिन ही था इसका शायद। बाकी आंसर कमेंट सेक्शन में बता देना, है ना। चलिए, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 सम्मिलित नहीं करता। क्या सम्मिलित नहीं करता? HIV परीक्षण को सम्मिलित नहीं किया इसने, बस उच्च रक्तचाप, बर्थडे, मृत्यु पंजीकरण ये सब किया है, इसको नहीं किया। तो ऑप्शन इसका सी होगा। पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र, पर्यावरण क्षति व प्रति व्यक्ति GDP के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरण कुजनेट्स वक्र का आकार किस किस प्रकार का होता है? तो ये होता है आपका उल्टा U प्रकार का, है ना। इकोनॉमी में भी कुजनेट्स वक्र रहता है, इकोनॉमी में भी तो वो कुजनेट्स वक्र रहता है, पर्यावरण का तो। चलिए आगे बढ़ें। सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है। सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। तो आंसर बताइए क्या होगा? कथन और कारण दोनों ही सही जा रहे हैं, एकदम से सटीक। AR सही है। निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया है? जब आंसर आया था तब था, इसमें पहल योजना थी। कौन सी? पहल। और इसकी फुल फॉर्म थी आपकी प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ योजना। और इसमें क्या था कि विश्व के सबसे बड़े नगद हस्तांतरण कार्यक्रम के रूप में डाला गया। इसे कब लागू किया गया था? तो ये था आपका 13 अगस्त 2015। कब की? 13 अगस्त 2015। ठीक है। चलिए, अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्न कथनों को बताना है। यह है 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करेगी। तो बात एकदम सत्य है। महिलाओं और बच्चों के पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान है। बिल्कुल सही बात है। 18 वर्ष आयु से अधिक की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी। ये भी बात सत्य है। देखो भाई, पंखे की आवाज़ आ रही होगी अब तुम्हें, तो उसका कारण ये है कि मेरे को बहुत गर्मी लग रही थी, पसीना आ रखा था, बिल्कुल चू रहा था, चूना बोलते हैं ना उसे। तो मैंने चला दिया पंखा। फिर बंद कर दूँ क्या? 5 मिनट और 5-10 मिनट का और रह गया होगा। चलो कर लेते। भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सही है? भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में निम्न में से कौन सही है? लगान का विनियम, अवधि की सुरक्षा, पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा। बताइए तीनों में से कौन सही है? तो तीनों में से आपके तीनों ही सही हैं। पट्टेदारी सुधार के उपायों में तीनों ही चीज़ें हैं। ठीक है। चलिए फ़ैन ऑफ कर देता हूँ, थोड़ी और देर झेल लेते हैं। तो ये है कि कौन सा कथन सही है भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में। तो सार्वजनिक क्षेत्र के जो कार्य हैं उसके संदर्भ में पूछ रहा है कि कौन से ऑप्शन सही हैं। 4 ऑप्शन सही है भाई, 1, 2, 3, 4। ये ऐसा बता रहा है कि इसमें क्रम बता रहा है, तो ये ऑप्शन सही नहीं बनाया है टाइपराइटर ने, है ना। तो इसका आंसर है 4 ऑप्शन सही हैं, है ना। 4 ऑप्शन ठीक हैं। सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करती है, सामाजिक और आर्थिक पूंजी का निर्माण, संतुलन, क्षेत्रीय और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना, है ना, और समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। तो चारों ऑप्शन सही हैं इसके। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न कार्यक्रमों में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है बताओ? क्या राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम सम्मिलित है? क्या अन्नपूर्णा सम्मिलित है? क्या महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना सम्मिलित है? बताइए, गरीबी रेखा से कौन सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है। तो सारे सही नहीं है, मतलब उसमें शामिल नहीं है ये तीनों। तो इसका मतलब राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जो है आपका ये वाला, फिर इसमें शामिल क्या है आखिर? तो ये राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जिसे बोलेंगे नेशनल सोशली सहायता तो असिस्टेंट देंगे प्रोग्राम, NSAP। तो इसमें 5 कार्यक्रम शामिल हुए थे। कौन कौन से 5 कार्यक्रम शामिल? एक तो वृद्धावस्था पेंशन योजना थी इंदिरा गांधी,
और इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना थी, इंदिरा गांधी विकलांगता पेंशन योजना थी। जो हमने नाम दिए तीनों नहीं है, इसलिए उपरोक्त सभी आंसर है इसका। चलिए, क्योंकि अन्नपूर्णा शामिल थी उसमें, अन्नपूर्णा शामिल है, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना शामिल है क्या, इसमें शामिल है? और नहीं पूछ रहा कौन सी शामिल नहीं है, तो ये भी शामिल, तो इसका आंसर क्या जाएगा? देखो ये तो शामिल है यार, ये भी शामिल है और ये भी शामिल है, तो पूरा शामिल नहीं है, तो ये शामिल नहीं है यार, महिला किसान सशक्तिकरण। बाकी हमने दो आपको बताए थे, तीन, वृद्धावस्था पेंशन योजना इंदिरा गांधी वाली, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और विकलांगता पेंशन योजना, दो ये हैं, अन्नपूर्णा और ये वाली शामिल नहीं थी बस थी। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अब इनकी डेट भी बताना तुम, बाकी ये हाँ आंसर हम देख लेंगे, बट डेट आपको इनकी बतानी है। कार्टेजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? स्टॉकहोम सम्मेलन किससे रिलेटेड है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ठीक है ना। और आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है, तो ठीक है ना। तो आप देखते हो कि कार्टेजेना प्रोटोकॉल आपका बायो सेफ्टी से रिलेटेड है, स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषक से संबंधित है, ये भी सही है, ये भी सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका ओजोन परत से संबंधित है, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। क्योटो प्रोटोकॉल रिपीटेड तो सारे ही हैं लगभग। तो क्योटो प्रोटोकॉल किससे? जल संरक्षण से नहीं मेरे भाई, ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से संबंधित है। बट मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में बताएं इनकी डेट, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया, क्योटो प्रोटोकॉल कब आया, स्टॉकहोम सम्मेलन, कार्टेजेना प्रोटोकॉल, बताओ इनको, ठीक है ना। चलिए, पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? घटती है। 10% का रूल आपने पढ़ा होगा, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर जाओगे तो 10% एनर्जी ही जाएगी उधर। ये आपको चित्र दे रखा है वगैरह बना करके। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र पश्चिमी घाट, रिपीटेड क्वेश्चन। भारत द्वारा भूमि तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? भारत द्वारा भूमि तटस्थ प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक है? 2030 तक, ठीक है। इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? इकोसिस्टम के संबंध में से निम्न में से क्या सत्य है आपका, बताओ। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों पर निरंतर रूप से आश्रित है, उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक हैं, ये बात एकदम सत्य है, सी वाली। मैंने छोड़ दिया ए और बी और डी सब, क्योंकि जब ये एक चेन बनती है, आप देखोगे इस तरीके से अगर पिरामिड बनाओगे तो प्राथमिक जो उत्पादक हैं वो ज़्यादा होंगे, उन पर जो उपभोक्ता निर्भर रहेंगे वो कम होंगे, फिर और कम होते जाएंगे। इस तरीके से ये ऑप्शन आपका सही है। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है क्या? एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है। एंथ्रोपोलॉजी पढ़ी है, जो मानव गतिविधियों का अध्ययन जिसमें रहता है, तो वो उसी से शब्द से आ रहा है एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण, जो मानव गतिविधियों से परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध? अब तो ये तो लाइकेंस, जिसको हम शैवाल और कवक से मिलकर बनता है, इसलिए उसको बोलते हैं सैक। शैवाल और कवक निकलता है आपका लाइकेन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्न घटनाओं को उनके प्रारंभ के काल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जैव विविधता अधिनियम, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हाथी, बताइए, ये दे रखे हैं इधर देखो, है ना। आंसर आप लगा लेना। प्रोजेक्ट हाथी 1900, पूरा तो लिख लेते भैया, 92। निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? एल्बिडो होता है कि मतलब वापस होने की जो एक क्षमता है ना, सूर्य की किरणें जो पड़ती हैं कितनी रिटर्न हो जाती हैं वापस, उसका मतलब है, तो वापसी की शक्ति से संबंधित है ये। कथन देखो, उष्ण कटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं। मान लिया उष्ण कटिबंधीय देशों में पाई जाती हैं, तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती। अब इसका आंसर बताओ क्या होगा? तो इसका आंसर है सही पहला ही, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। भाई तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती, इसलिए तो उष्ण कटिबंधीय देश मतलब अधिक तापमान वहाँ रहता है, वर्षा खूब होती रहती है, इसलिए प्रजातियों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। तो कारण कथन दोनों सही है, व्याख्या भी ठीक कर रहा है। वनस्पति के प्रकार दे रखे हैं और उनके क्षेत्र दे रखे हैं, ठीक है। मॉक्वी, फिम्बस, चैपरेल, माटोरल। तो चुप कर, अरे भैया चुप कर, कैलिफोर्निया हो गया। मत रो चल, मत रो चल, तो मेट्रोल चिली, ओके। माक्वी, फिम्बस, बताइए इनका नाम क्या होगा? जब आप सी का 1 से मिला लोगे तो आंसर आपका पहले ही मिल जाना है। चुप कर, चुपरल, 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 कैलिफोर्निया, सी का 1 मिल गया, बी का 3 हो गया आपका। दक्षिण अफ्रीका माक्वी, और फिम्बस आपका जो है
बी का क्या मिलेगा 2। तो कहाँ मिल रहा है आंसर भाई, या तो मामला गड़बड़ हो जाएगा भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र पर फेमस। बाकी मॉन्ट्रियल चिली है डी का 4, बी का 3 और माकुई का है आपका भूमध्य सागर 2। ये आंसर है आपका C2, है ना। कर लेना क्लियर, ये ए का 2 और बी का 3, ठीक है ना। चलिए, देश दे रखे हैं, उनकी राजधानी दे रखी है। अरे कितना किर करोगे वे, बस करो तो आगे लो बिस्केक। और सी का 3 पहले मिला लो आप, आंसर आपको मिल ही जाएगा। बाकी सबका बाय बाय टाटा कर देना आप। ए का 1 यहाँ मिल ही रहा है। तो उज्बेकिस्तान की क्या है, ताशकंद। तजाकिस्तान, त्यागने की क्षमता किसमें है भैया, किसमें, तो किसने तो साहस किया त्यागने का, तो तजाकिस्तान दुशांबे, बी का 2। आंसर तो वैसे ही मिल गया आपको, तुर्कमेनिस्तान इसका बहुत सीधे सीधे मिले हुए हैं, रिपीटेड है। प्राकृतिक वनस्पति दे रखी हैं और उनके क्षेत्र दे रखे हैं। अधिजीवी वनस्पति कहाँ मिलेगी, जो है ना दूसरों पर रहती हो निर्भर, दूसरे पेड़ पौधों पे उग जाए, तो वो कहाँ मिलेगी, जहाँ दूसरे पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे, है ना। जो छोटे पेड़ पौधों के लिए उगने के लिए जगह नहीं देते होंगे तो उनके ऊपर जाकर उग जाते होंगे। कहाँ मिलते हैं ज़्यादा, तो वो भूमध्य क्षेत्र में मिलेंगे तुम्हें, लॉजिक है। बाकी पढ़ रखा है तो बहुत बढ़िया बात है। ए का 2 जाएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। बी का 3 जाएगा। बबूल कैसी जगह मिलेंगे, जहाँ पानी वानी कम रहता है, वो सारा में मिल जाएंगे, है ना। सी का 4 जा रहा है, सी का बे ओ आ बो सवाना। देवदार कहाँ मिलेंगे आपको, भूमध्य सागरीय क्षेत्र की तरफ, है ना, डी का 1। तो आंसर आपका कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है, तो जनजाति दे रखी हैं और उनके स्थान दे रखे हैं, है ना। एनु जापान घुमा के लाओ जी, एनु जापान तो मिल गया हमको पहला। किर्गिज सूडान, पिग्मी कांगो बेसिन, अंगामी नागालैंड, हम कह रहे हैं हम 2 तो हमको पुराने ही मिल गए, तो कौन सा गलत है कौन सा सही है बताओ, एक ही तो बता। तो किर्गिज जो है ना आपका सूडान में नहीं है, ये किर्गिस्तान में है। कहाँ, किर्गिस्तान, जो ऊपर देखिए किर्गिस्तान, किर मत करो भैया, उसकी राजधानी है बस्कर। भाई कितना किर करेगा, तो बस्कर मतलब बिस्केक, बट यहाँ है किर्गिस्तान, किर्गिज जनजाति पाई जाती है। बाकी और ये याद रख लो, अंगामी आपकी नागालैंड में है, पिग्मी आपकी कांगो बेसिन में है, ठीक है। हिंद महासागर कई बड़ी शक्तियों का सैन्य अड्डा बन गया है, हाँ बन तो गया है, क्योंकि हिंद महासागर से निकटवर्ती देशों को बहुत भौगोलिक राजनीतिक लाभ है। बट इसका आंसर ये दे रखा है, मुझे तो लग रहा था क्योंकि, ठीक ही है। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्न में से कौन सा एक सही क्रम है, तो इसका है भैया, सब महादेव महाकाल की कृपा है छोटू, मैं अपने छोटू को कह रहा हूँ, सब महादेव महाकाल की कृपा है छोटू, तो सब मतलब सतपुड़ा, महादेव और महाकाल की कृपा है मेरे छोटू, तो बी ऑप्शन आ जाएगा इसका। याद कर लो, जैसे भी करो बस याद हो जाए, मैप देख के करोगे तो और मज़ा आ जाएगा। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है, ये कहना चाह रहे हैं। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित है, हाँ है तो सही भाई। तो सर्वाधिक सघनता वाला भूकंप हिमालय क्षेत्र में स्थित है, ये बात भी मान ली, क्योंकि हिमालय क्षेत्र में कई अनुदैर्घ्य उत्क्रम हैं, लॉन्गिट्यूडिनल जिसे बोलते हैं, अवस्थित है। बात दोनों सही है, दोनों ही सही हैं, व्याख्या भी सही है। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है किसका, सरोवरीय मैदान का। किसका उदाहरण है, सरोवरीय मैदान का। और ऐसा ही सरोवरीय मैदान आपको कश्मीरी घाटी वाला मिलेगा। किसका, कश्मीरी घाटी वाला, वो भी सरोवरीय मैदान है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। भ्रंश घाटी में कौन सी नदी बहती है आपको मालूम है, चंबल, दामोदर, गंडक, रामगंगा, बताइए। तो दामोदर नदी आपकी जो है भ्रंश घाटी में बहती है, ठीक है। निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है। एक प्राकृतिक प्रदेश है जो 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, तो किसे बड़े शिकारों की भूमि कहते हैं, तो वो है आपका उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। कौन सा, उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है बताइए। तो मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है, ठीक है, आगे बोलते हैं हम। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, ठीक है। बराह हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं, बराह हिमालय, शिवालिक हिमालय में, ठीक है, तीनों ही ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, ये बताना है। तो भूमध्य रेखीय से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है। भाई भूमध्य रेखा से जाति ध्रुवों की तरफ तुम जाओगे तो जाति विविधता आपको मिलेगी? अरे वहाँ धूप कम है, पेड़ पौधे मिलेंगे नहीं, जाति विविधता कैसे ज़्यादा मिल जाएगी? तो मेरे को तो लग रहा है पहले ही गलत हो गया। तो आंसर आपका यही मिल जाएगा, ठीक है ना। सुएज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाले झीलों का नाम। कल ही मैंने क्वेश्चन को कर रहे थे, तो सुएज नहर में हमने कहा था ये पोर्ट सईद ऊपर है, पोर्ट सईद और पोर्ट सुएज। अब इसके बीच में 4 आपकी जो है क्या हैं, झीलें हैं, उन झीलों के नाम बताने हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक याद करते थे हम तो MBT, तो हमने कर दिया MTB। GTB नगर है हमारा, तो गुरु तेग बहादुर। ये है MTB, मतलब मंजला, लेक मंजला। तो लेक मंजला कहाँ है? ग्रेट बिटर लेक ये नहीं है, लेक मंजला एक और ये रहा। तो लेक मंजला ये है, और टी से आएगा आपका टिमसा, मंजला से M, टी से टिमसा, और बिटर से 2 बिटर हैं, लिटिल और ग्रेट बिटर। तो B सिर्फ एक ही लिया था, तो पहले ग्रेट बिटर, दूसरा लिटिल बिटर, MTB याद रखा था हमने, MTB। तो आंसर है आपका D ऑप्शन, लेक मंजला, लेक टिमसा, ग्रेट बिटर लेक और लिटिल बिटर लेक, ठीक है ना। ये 2 बार नहीं लिखना है, एक ही बहुत था, 4 थे ये। टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है किसका? टेलीग्राफिक पठार किसका हिस्सा है? नाम दे दिया है क्योंकि टेलीग्राफिक लाइन जो है आसान थी बिछाना, तो उत्तर अटलांटिक कटक में है, ये ऊंचा उठा हुआ हिस्सा है वहाँ का। उष्ण कटिबंधीय कुछ चक्रवातों के नाम है और उन देशों के नाम है। अब इसमें ये मत कहना कि रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल है भाई। विली विली ऑस्ट्रेलिया का आपने पढ़ा है, बैगियो आपने फिलीपींस का पढ़ा है, हरिकेन्स आपने USA में पढ़ा है, और टैफू बचा टाइफून, टाइफून बोल लो, जापान डाल दो। निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर साइबेरिया पारी से रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है? अब ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन हो सकता है ना, कि जब हम हमारे आंखों के सामने आ जाए तो हमें लगे पता नहीं कौन सा है कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर वैसे सोची है ना, बाकी कजान, ओमस्क, चिता, ये तीनों की तीनों आपको मिल जाएंगे साइबेरिया मार्ग वाले पे, रेल मार्ग जो है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पवन के नाम दे रखे हैं और उनके देश बताने हैं आपको। तो सांता आना कि कैलिफोर्निया का है, हबूब सूडान का है, यामो जापान का है, मिस्टर ऑस्ट्रेलिया का है। तो देखो सांता आना आपकी कैलिफोर्निया का नहीं है। कहाँ का? क्या तुम मेरी बात से सहमत हो जाओगे कि सांता आना कैलिफोर्निया का नहीं है? मैं कहूँ हबूब सूडान का नहीं है, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, यामो जापान का है। हे बेबी, सूडान घूमने चलोगी? नहीं जी, बहुत ही मरुस्थल और अफ्रीका देश नहीं जाना है हमको तो मस्त जगह ले चलो। हम कहेंगे मस्त जगह चलो, फिर यूरोप। तो कहाँ ले चलोगे? पेरिस लेके चलें तुमको एफिल टावर दिखाने के लिए? तो फ्रांस, मिस्ट्रल है फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया का नहीं है मिस्ट्रल। तो मिस्ट्रल क्या है? फ्रांस का। यामो जापान, हबूब सूडान, सांता आना कैलिफोर्निया, ठीक है। कोयला क्षेत्र आपको दे रखे हैं और इनकी अवस्थिति दे रखी है, अवस्थिति इनकी घाटी दे रखी है इस बार, है ना। बाकी स्टेट भी पूछ सकता है। तो तलचर है उड़ीसा में, घाटी उड़ीसा में कौन सी होगी? महानदी घाटी। कर्णपुरा कहाँ है आपका? सिंगरौली है आपका यूपी में, सोनभद्र वाले एरिया में। तो घाटी है आपकी सोन घाटी। सिंगरेनी आपका है तेलंगाना, और तेलंगाना में कौन सी घाटी है? बताइए बताइए बताइए। गोदावरी घाटी। कर्णपुरा बचा तो दामोदर घाटी। अब दामोदर से आपको लग जाएगा दामोदर घाटी कर्णपुरा, तो ये झारखंड में। ये कोला क्षेत्र है, चारों कोला क्षेत्र याद कर लेना, रट लेना, जी भर के रट लेना, घाटी आपको याद आ जाएगी नदियों के हिसाब से। निम्नलिखित में से कौन सा एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? देखो गुरलू, मंदाता, नामचा, बारबा, कामेट, नंगा पर्वत। हमारे यहाँ तीनों हैं, हम नंगे काम नहीं करते हैं। POK में है ये, जम्मू कश्मीर के जो पाक अधिकृत क्षेत्र है। कर दिया पाकिस्तान ने हमारी पहाड़ी को नंगा, तो नंगा पर्वत नाम है। ये जम्मू कश्मीर में, लेकिन पाकिस्तान ऑक्युपाइड क्षेत्र में। नंगा पर्वत हमारे यहाँ नहीं है। मानना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन बनाने नहीं चाहिए। पाक ऑक्युपाइड हमारा ही क्षेत्र है भाई, वो पाक ने ऑक्युपाई कर रखा है, हम उसे अपना मानते हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रम से कम होती जाती है, पश्चिम से पूर्व में कम होती जाएगी। आंसर यही है। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रभाव बोलता है? वो लूनी नदी है। मोरीबंद डेल्टा निम्न में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है? तो वो है आपका बंगाल डेल्टा का। बंगाल डेल्टा को आप सुंदरबन डेल्टा भी बोलते हैं, मतलब सुंदरबन भी बोलते हैं। तो मोरीबंद डेल्टा उसी का एक उपविभाग है।
अब नीचे आंसर है आपके। उत्तर प्रदेश में, हाँ, उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है, परंतु उत्पादकता कम है। बात तो सही है। महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित हैं, बताइए आप। आज का जो पेपर था ना बड़ा लेंथी हो गया, क्योंकि एक्सप्लेनेशन इतना ज़्यादा कर भी नहीं रहे, लेकिन ऑप्शन बड़े लंबे लंबे हैं इसके, है ना। अब सोच के देखो, जब ये पेपर सॉल्व किया जा रहा होगा तो वहाँ करते टाइम पेपर हॉल में भी टाइम लगा होगा इसको। अब वन लाइनर क्वेश्चन करने में कुछ नहीं होता, सीधा मारो और निकल जाओ। इसका आंसर आपको देना है कि कौन सा इसमें सही है ना, इसमें से ऑप्शन कौन सा सही, 127 का आंसर देना है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य बना, बताइए कौन सा जैविक राज्य 100% बना था पहला दुनिया का। तो ये क्वेश्चन मान सकते हो करंट अफेयर्स का, लेकिन बट है सिक्किम था, बना था जो दुनिया का पहला जैविक राज्य, सिक्किम बना था, भारत का ये। संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही सम्मेलन 2019 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया, तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, हटा दो इसको। भारत का वैश्विक भूख सूचकांक GI 2017 का क्या स्थान है। अब 2019 का पेपर कर रहे हो, अब कहाँ देखोगे यार, सितंबर 2019, मतलब लगभग हम क्वेश्चन कर चुके हैं, अब इसे छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है बाकी आगे, ठीक है ना। चलिए, तो पेपर हमारा 2019 का कंप्लीट होता है। जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए उनके आंसर देना आप, और ईमानदारी से आंसर दो, जिससे आपको भी तैयार रहते हैं। रिवीजन बार बार करने से चीज़ें ज़्यादा ठीक हो जाती हैं। जिन रास्तों से आप डेली गुजरते हो वो रास्तों के गड्ढे तक याद हो जाते हैं आपको। तो ये तो क्वेश्चन मात्र हैं, जिनको बार बार नज़रों से गुजारेंगे तो कैसे याद नहीं होंगे वो, है। काम ही क्या है यार अपना, पढ़ना 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 और पढ़ाना, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। वैसे भी ऑलरेडी बहुत लंबी वीडियो बन चुकी है, 1 घंटा 16 मिनट की, लगभग 15 मिनट अब एक्स्ट्रा हो गया। थैंक यू सो मच, बाय बाय।